प्यारे बच्चों, इंग्लिश मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। हम लोग आज करने चल रहे हैं CGL 2020 का सेट नंबर 8। क्लियर? हम लोग 7 सेट्स CGL के ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, अब आज 8वां करने जा रहे हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपके एग्ज़ाम तक उतना करवा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है एक फिलर, खाली जगह तो दिख ही रही है। ठीक है, चलिए। तो सम पैचेज ऑफ द डैश, सम पैचेज ऑफ द डैश लिखा है कि गार्डन। ठीक है ना, कैसा गार्डन होगा अब ये समझ में आएगा। सम पैच ऑफ द डैश गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। ठीक है ना, तो गार्डन के कुछ कुछ जगहों पर घास की बहुत अच्छी कवर है, बहुत बढ़िया घास उगी हुई है यहाँ पर। तो अब क्या आंसर लगाएंगे? ठीक है ना, तो एक वर्ड होता है स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ? बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ? बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। ठीक है, काम का तो ये लग रहा है, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, ये हमारे काम का तो लग रहा है। स्ट्रोकिंग तो यहाँ लगेगा नहीं भाई। ठीक है ना, स्ट्रोक करना तो थपथपाना होता है, ये लगेगा नहीं। और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग भी यहाँ पे ठीक नहीं है। स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ? ऐसे विस्तार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगला जो वर्ड है वो है स्लाउचिंग। और स्लाउचिंग जो लगता है ना, आलसी तरीके से चलना, मतलब कोई आदमी बड़ा, ये चलने के तरीके में आएगा। कभी मैं वॉकिंग के मैनर पर बनाऊंगा वीडियो। स्लाउच में तो होता है ना, जैसे कोई आदमी बड़े आलस से, बड़े सुस्ती में, बहुत धीरे धीरे एकदम आलस में डुगमगाता जा रहा हो, ऐसे होता है स्लाउचिंग। तो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ क्या होगा? ये स्प्रॉलिंग, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सम पैचेज ऑफ द स्प्रॉलिंग गार्डन, मतलब बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस गार्डन में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर घास बड़ी अच्छी उगी हुई है। स्ट्रेच का मतलब होता है ना फैलाना, ये फैलाना नहीं होता ना एक्चुअली, ये होता है फैलाना। स्प्रेड लिखा होता तो थोड़ी देर के लिए ठीक था, तो फैलाना तो यहाँ होगा नहीं, फैला हुआ हमें लगाना चाहिए था ना, इसलिए ये नहीं लगा पाएंगे। आपके मन में यही शंका आ रही होगी ना स्ट्रेचिंग लगाने की। स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेचिंग फैलाना होता है और हमें फैला हुआ से लेना देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पूछा जा रहा है एंटोनियम, किसका एंटोनियम है? आगमेंट। आगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उकसा देना। उकसा देना का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको गुस्सा लगी है, बहुत तेज गुस्सा लगी है, और उसी में कोई मुंह चिढ़ा दे, कोई ठेंगा दिखा दे। अब गुस्सा तो लगी है, उसी में कोई ठेंगा दिखा दे तो क्या होगा बताइए? आपके मन की क्या दशा होगी? तो अब भड़क जाएंगे, वही चीज़ होती है। तो इसका एंटोनियम बताना है। एक्सटेंड माने बढ़ा देना, डिमिनिश माने घटा देना, एक्सपेंड माने बढ़ा देना, स्प्रेड माने फैला देना। तो ये एक्सटेंड, स्पेंड और ये स्प्रेड तो साइनोनियम हो गए। डिमिनिश घटा देना यही एंटोनियम है, तो ये हो गया आपका डिमिनिश, इसका एंटोनियम होगा, बाकी सब सिनोनियम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? अब ये नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कर दिया, इसका मतलब ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, इस अंडरलाइंड पार्ट को ठीक करना है। अगर यहाँ कोई गलती है तो ठीक है। तो 3 में देख लेते हैं कि क्या कोई एरर है या नहीं है। अगर गलत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको इम्प्रूव करने की। ठीक है, आइए देखते हैं लिखा क्या हुआ है। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ के लिए बच्चों को तैयार करना। कीप्स देम इन रेडीनेस, तो कीप्स देम, कीप्स किसके लिए लगा है? प्रिपेयरिंग के लिए लगा है, वर्ब में यस ठीक है। देम किसके लिए लगा है? चिल्ड्रन के लिए लगा है, ये दोनों पॉइंट ठीक है। इन रेडीनेस, क्या ये ठीक है? तो इन रेडीनेस का मतलब होता है ना तत्पर, और तत्पर का मतलब क्या हुआ? रेडी, ऑलवेज रेडी, हमेशा। तो गलती तो यहाँ भी नहीं है, एक्चुअली एक फ्रेज है या इन रेडीनेस। इन रेडीनेस का मतलब क्या होता है ना? ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इन रेडीनेस मतलब क्या हुआ? ऑलवेज प्रिपेयर्ड, या इन रेडीनेस का मतलब मान लीजिए रेडी। ठीक है, तो गलती इसमें कोई है नहीं है एक्चुअली, तो हम क्या कर दें? नो इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें कि आंसर मैच करा दें तो ठीक है, मैच करा दे रहा हूँ। प्रिपेयरिंग के लिए वर्ब लगाएंगे तो कीप नहीं होगा, कीप में एस लगना चाहिए था। यहाँ कीप्स लगा है, देम लगा है, तो फार रेडीनेस नहीं होगा, रेडीनेस के लिए फार नहीं लगेगा। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट तो ठीक ही है। कीप देम, फिर वही मैंने कहा था कीप नहीं होगा यहाँ पर। रेडी तो ठीक था लेकिन कीप नहीं, कीप्स होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, ये तो ब्लैंक ही बता रहा है। सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। सेल्स जो है मतलब बिक्री, वो डे टू डे मतलब फ्रॉम डे टू डे, यहाँ फ्रॉम लिखा है, यहाँ टू लिखा है, फ्रॉम डे टू डे, एक दिन से दूसरे दिन क्या होगी। तो सेल्स क्या होगी, सेल्स डे टू डे स्विंग कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, रिवॉल्व, अब रोटेट और रिवॉल्व तो करती नहीं सेल। फ्लैक्चुएट, ये हो सकता है किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, तो ये फ्लैक्चुएट करती हैं। तो सेल वगैरह जब कम ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएट करना। जैसे बिजली कम ज़्यादा होती है तो फ्लैक्चुएट करना। ठीक है, वैसे दाम जब घटता बढ़ता है, सेल घटती बढ़ती है तो वो भी फ्लैक्चुएट करती है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों को एक सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि प्लीज़ डू योर वर्क प्रॉपरली। प्लीज़ डू योर वर्क प्रॉपरली, तो प्लीज़ लगने का मतलब हुआ कि हमें क्या चाहिए, प्लीज़ के बदले में रिक्वेस्टेड चाहिए। जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस में। एक में लगा है रिक्वेस्टेड, यहाँ प्लीज़ लगेगा, प्लीज़ लगेगा ही नहीं। इंस्ट्रक्टेड लगेगा नहीं, जिसमें प्लीज़ लगा है वो होगा नहीं। हमने आंसर पढ़ा नहीं लेकिन यही होगा। ठीक है ना, गारंटी। बाकी 3 गलत हैं, 100% गलत हैं, वही एक बचा जो होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये रीअरेंजमेंट करना है, कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये चूँकि बड़ा सेगमेंट था इसलिए मैंने इसको बोल्ड नहीं किया है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बोल्ड करके देता हूँ ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, आराम से समझ में आए। लेकिन अगर मैं बोल्ड में उसको कर देता तो फिर ये 2 उसमें चला जाता स्लाइड में, फिर दिक्कत हो जाती है हमें कराने में, इसलिए हमने इसको बोल्ड नहीं किया है। आप आंखें बड़ी कर लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, 2 लेंस लगा लीजिए, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए एक कहानी है इसमें। कहानी क्या है भैया, देखो, एन ओल्ड माउस, एक बूढ़ा चूहा था। तो जाहिर सी बात है आ एन लगेगा तो शुरुआत में हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में। एक बूढ़ा चूहा था, हु वॉज वाइज एनफ टू कीप हिज डिस्टेंस। आगे लिखा है विस्पर्ड टू अ फ्रेंड, वो एक दोस्त से बोला, मेनी अ बैग हैव आई सीन इन माई डे। ठीक, मेनी अ बैग हैव आई सीन इन माई डे बट नेवर वन विद अ कैट्स हेड। लेकिन जो कैट का हेड है उतना बड़ा मैंने नहीं देखा। ये ए में लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा है, सी होप्ड, ये सी किसके लिए लगा होगा, शायद बिल्ली के लिए। सी होप्ड दैट द माइस वुड नो लॉन्गर बी एफ्रेड टू कम नियर हर। ठीक है, उसको लगा कि चूहा अब डरेगा नहीं उसके पास आने में। सी में लिखा आ कैट, हमको 2 मिला। ठीक है ना, जो शुरुआत दे सकता है एक चूहे के बारे में, एन ओल्ड माउस ये शुरुआत हो सकती है, या फिर अ कैट ये हो सकता है। आ लगा है ना इनके पहले, देखो आ लगा है, तो आ एंड से जो होगा वहीं से शुरुआत होगी। 2 शुरुआत है हमारे पास, ए या सी, कौन हो सकता है। तो ये 2 सी से हो गए हैं और एक ए से हुआ है। मामला गड़बड़ है, टेढ़ा है, कि जुगाड़ से काम नहीं बनेगा। चलिए, अ कैट ग्रोन फीबल विद एज, बूढ़ी हो गई थी। नो लॉन्गर एबल टू हेल्प माउस, अब वो चूहों का शिकार नहीं कर पाती थी। एज सी वंस डिड, जैसा कि पहले कभी किया करती थी। थॉट, उसने सोचा, टू हर सेल्फ, अपने आप से, कि हाउ शी माइट इंटाइस देम विद इन रीच ऑफ हर पा, कि कैसे वो चूहों को लालच दे कि वो उसके पंजे के रीच में आ जाएं। ठीक है, तो फिर चूहे महाराज बाद में जाएंगे, पहले बिल्ली ही आएगी। मतलब सी से ही स्टार्ट करना है हमें। आगे लिखा है कि ड्रिंकिंग दैट, थिंकिंग दैट, ऐसा सोच कर। तो ऐसा सोच कर मतलब पहले सोचा, कहाँ सोचा, तो पहले ये यहाँ पर सोचा ना, थॉट टू हर सेल्फ। तो ऐसा सोच कर, तो पहले बीच में इसने सोचा, और डी में कहा जा रहा है ऐसा सोच कर, मतलब बी के बाद डी लगाना है, ये बात 100% है। ठीक है,
तो बी के पास बी के बाद डी लगाना है। अब क्या करेंगे, तो बी के बाद डी नहीं, सी के बाद डी है। क्या हाल है जी, इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। सी में थॉट और थिंकिंग दैट, सी के बाद डी लगाना है, ये बात हुई क्लियर। तो सी के बाद डी लगाना है तो ये होगा, और क्या, सी के बाद डी यही है। और किसी में तो सी के बाद डी है नहीं, ना इसमें सी के बाद है, ना इसमें सी के बाद है, ना इसमें है, किसी में नहीं है, एक ही है जिसमें सी के बाद डी है। बात हो गई क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये देखिए अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है और इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत हो तो करिए, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं, द फर्नीचर इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड। द फर्नीचर ये सब्जेक्ट है, फर्नीचर के लिए इज ही लगता है, रेडी ठीक है एडजेक्टिव लगा, टू के साथ बी लगा, डिलीवर्ड और की थर्ड फॉर्म है, और अगर फर्नीचर सब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। तो ठीक है, इसमें कोई गलती ही नहीं मिली, ठीक है। अब देख लेते हैं, हैज़ के साथ रेडी नहीं लगता, एडजेक्टिव इज के साथ लगता है। आर रेडी, आर फर्नीचर के लिए लग नहीं सकता, आर फर्नीचर के लिए लग नहीं सकता, तो नो सब्स्टिट्यूशन, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको बताना है साइनोनियम किसका, सेलिब्रेट का। सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की खुशी मनाना, एंजॉय करना, इसका साइनोनियम। तो सेलिब्रेट का पब्लिश होगा कि ऑनर होगा कि ह्यूमिलिएट होगा या सर्कुलेट होगा, बताइए क्या होगा। खुशी मनाना, पॉजिटिव सेंस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सेंस में आप जाएंगे तो आपको आंसर कौन मिल रहा है, पब्लिश कोई रिलेटेड नहीं है, ऑनर मतलब सम्मान देना, तो सेलिब्रेट करना, ठीक है ना। जैसे हम किसी को सम्मान वगैरह देते हैं, किसी को ऑनर देते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का ऑनर हो सकता है, ह्यूमिलिएट अपोजिट हो जाएगा, अपमान करना, सर्कुलेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हुआ, बी। हालांकि बहुत सटीक नहीं है, लेकिन बी के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्लियर। तो चलिए यहाँ आ रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया होगा उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है। और ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ये देखिए, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड द पास्ट, ठीक है। कोई पास्ट में आपका वक्त बीत गया, जैसे आप बड़े हो गए हैं अब, ठीक है। तो अब आप इतने बड़े हो गए हैं सबके सब लोग, अब आप याद करिए कि अरे यार काश मैं फिर क्लास 6 में पढ़ता। तो अब अगर आप क्लास 6 की बातें याद कर रहे हैं या नर्सरी केजी की बातें याद कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पास्ट में, अतीत में बीते हुए किसी पल को याद करना, उसको फिर से पाने की इच्छा करना। क्या कहा जाता है इस तरह की फीलिंग्स को? जैसे कुछ बच्चे हैं गांव से शहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आते हैं तो 2 दिन बाद मम्मी की याद आ रही है इस तरह की फीलिंग को क्या कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया फीलिंग कहा जाता है। बचपन के दिनों को याद करना, या बीते हुए दिनों को याद करना, या माँ बाप को दूर हो गए हैं तो उनको याद करना, ये नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। और वर्ड जानना चाहो तो क्रेविंग का मतलब होता है कोई चीज़ पाने की इच्छा करना। मेमोरी और इमोशन आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्लैश में दिया हुआ है, ये स्लैश लगे हैं तो एरर का मामला होगा, हमें समझ में आ रहा है। यहाँ दिया है नो एरर, तो जाहिर सी बात है पूछे क्या होंगे, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। अब ये बताओ 10 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? 10 ईयर्स क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम होगा तो सिंस नहीं लगता, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फार लगता है। तो कहाँ गलती हो गई, ये सिंस से गलत हुआ। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग में डिप्रेस्ड की तो सही है, पाइटी की सही है, विविडली की गलत है। विविडली में क्या होता है, VIVID, विविड होता है, VIVID, अब LY लगाइए। विविडली का मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है ना, अजीब स्ट्रेंज टाइप का होता है। तो विविडली की स्पेलिंग गलत है, यही आपका आंसर होगा। सॉवरेंटी होती है संप्रभुता,
ये अपने आप में ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फिर कह रहे हैं कि किसी पार्ट में एरर है, तो है ही एरर, क्योंकि नो एरर का इन्होंने कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। क्लियर? अब की बार ढूंढना है। देखिए ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, कहीं नो एरर का ऑप्शन नहीं है, मतलब एरर ही ढूंढनी है, और होगी जरूर एरर कहीं ना कहीं पर अगर नो एरर का ऑप्शन नहीं है। तो अब ढूंढिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। ठीक है, तो नई स्कूल बिल्डिंग बनी है तो हमारी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़वाना चाहते हैं बच्चे को, तो इज लेड नहीं होगा। ठीक है ना, इज लेड नहीं, एक्टिव वॉइस है, तो नई स्कूल बिल्डिंग बनने बढ़ा दिया है, एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो क्या लगती है थर्ड फॉर्म? हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़ लेड होगा। ठीक है, तो यहाँ जो इज लिखा है वहाँ हैज़ होना चाहिए। आपकी एरर किस में आ गई? सी में आ गई। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कह रहा है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड में कुछ बताइए। अ लार्ज केज, एक बहुत बड़ा केज होता है, बिल्डिंग होती है या एनक्लोजर होता है टू कीप बर्ड्स, पक्षियों को रखने की जगह। ठीक है, तो जब आप लोग चिड़ियाघर गए होंगे, जू वगैरह गए होते हैं, देखे होंगे एक बहुत बड़ा सा काफ़ी मतलब लंबे चौड़े एरिया में पिंजरा टाइप का बना होता है जिसमें चिड़िया रहती हैं, पक्षी रहते हैं। तो जू किसके लिए होता है? जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए नहीं। ये कट गया। एरेना क्या होता है? अखाड़ा होता है कुश्ती लड़ने के लिए। ठीक, एरेना। WWF वाला देखे होंगे या पहलवानों को लड़ते देखे होंगे, तो जहाँ ताल ठोक कर लड़ते हैं वो होता है। एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, ये भी नहीं होगा। एवियरी होता है जहाँ पे पक्षी पाले जाते हैं। मैंने एक दिन और बताया था कि जहाँ भी AVI लग जाता है तो ये किसके लिए आता है? AVI यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही API यूज किया जाता है, मछलियों के लिए यूज किया जाता है। तो एवियरी होगा। ठीक है, जहाँ पक्षी पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एवियरी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? तो ये एक एडियम है, उसका मतलब बताना है। गो इजी ऑन समथिंग। ठीक है ना, गो इजी ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कम मात्रा का इस्तेमाल करना। ठीक है ना, किसी चीज़ की कम मात्रा का इस्तेमाल करना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये तो ठीक है, ए वाला ही हो गया। मैंने कहा था गो इजी ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ की कम मात्रा का इस्तेमाल करना, और ये ए में ऑप्शन ठीक ठीक दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन तो हो गया आपका ए। दूसरा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। फिल वंस प्लेट, फिल वंस प्लेट नहीं है। टेक एज मच एज, जितना मन करे उतना ले लो, ये होगा नहीं। ईट स्लोली एंड लिबरली, ठीक धीरे धीरे खाओ। लिबरली मतलब क्या हुआ? एकदम जी भर के खाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन अपोजिट हो जाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो ए वाला ही ठीक है। आ जाओ इनकरेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग में आ जाओ। देखो किसकी स्पेलिंग गलत है। सर्टेन की ठीक है, इमेजरी की ठीक है, सिक्योरिटी की ठीक है, कैशियर की गलत है। कैशियर की स्पेलिंग में क्या होगा? CHH होगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद IER होगा। ठीक है ना, EIR नहीं है, ये IER होगी, ऐसे होता है कैशियर। ठीक है, तो कौन सी गलत हो गई? कैशियर की गलत हो गई। चलिए आए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। यह है रिपोर्टेड स्पीच में। आई विल सी यू लेटर सेड सी, तो सी सेड के बाद हम क्या लगा दें यहाँ पर? सी सेड दैट लगा दें। ये आई कौन है? ये आई है सी, तो यहाँ पे हो गया सी। ठीक है ना, अब विल जो है वो उस विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड सी, और यू की जगह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। तो सी से दैट सी, विल का विल नहीं होगा, ये विल नहीं होगा। अब बचा आपका वुड। ठीक है, दो वुड बच गए हैं। तो अब यहाँ वुड के बाद बी और ING फॉर्म तो लगना नहीं, ये भी कट गया, तो वुड के साथ वुड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक ऑप्शन बचा आपका सी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? स्पिक एंड स्पान का मतलब हो गया एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होगा एकदम साफ सुथरा।
ठीक, अब साफ समझ रहे हैं, सुथरा आप लोग समझिए क्या होता होगा। तो साफ सुथरा मतलब नीट एंड क्लीन। आपका आंसर क्या हो गया? सी। इडियम में अब ये मत पूछना क्यों, उसका मतलब ही वही होता है, तो हम क्यों कहाँ से बताएंगे। वेवर का मतलब क्या होता है? चलिए, वेवर का मतलब क्या होता है कि हिलना डुलना, अस्थिर होना, झुकना, ठीक है ना। या टीन में वेवर का मतलब क्या हो गया? झुकना या हिलना डुलना। तो वेवर का मतलब क्या होगा? वेवर मतलब स्वे हो जाएगा, ये तो सिमिलर हो गया, ठीक है ना। स्लैंट माने भी झुक जाना, ये भी सिमिलर हो गया। टिल्ट माने झुक जाना, ये भी सिमिलर हो गया। स्टडी का मतलब क्या हुआ? एकदम टाइट खड़े रहना, ठीक है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, वो स्टडी हो जाएगा, ठीक है। एकदम अडिग सीधा खड़ा है। और ये सब क्या है? कभी इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, तो झुक रहे हैं। तो ये हो गया आपका एंटोनियम स्टडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेबिलिटेट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब हुआ डेबिलिटेट। और डेबिलिटेट का क्या मतलब होता है जी? डेबिलिटेट का मतलब होता है ना कमज़ोर करना, कमज़ोर करना। जैसे होता है ना वीक, और वीक में ई एन लगा देंगे तो वर्ब हो जाएगी वीकेंड। मतलब क्या हुआ? कमज़ोर करना, वीकेंड। इसका सिनोनियम ही पूछा भी है, तो ये हमको मिल तो गया जी, सीधे सीधे मिल गया, ठीक है। वाइटलाइज मतलब एनर्जाइज करना। सस्टेन का मतलब ज़्यादा दिन तक टिकना। तो वाइटलाइज होने का मतलब मजबूत होगा, सस्टेन करेगा तो मजबूत होगा, एनिमेट करेगा तो उसको सजीव करेगा, ठीक है ना। तो कमज़ोर करने के लिए आप वीकेंड यूज़ करोगे। डेबिलिटेट मतलब क्या हुआ? कमज़ोर करना, वीकेंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कहो तो हम टिक लगा के आपको दिखा दें एक बार। मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट आर्डर में कर देना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करना है, ये सीधे कूद के आओ, अपना पैसेज देखो, ठीक है। पैसेज देखो, तो इसमें हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में इसका अरेंज करना है। तो देखते हैं अरेंज कैसे हो रहा है। पहले देखें, दीज काइंड्स ऑफ सिक्स। भैया मैंने कहा था ना कि ये दीज बीज पहले नहीं लगता, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अब ये लिखा है दे, अब ये दे से भी हमें शुरू नहीं लग रहा है। और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स। तो अदर टाइप से यहाँ शुरुआत में कहाँ आ जाएंगे ना, तो पहले किसी टाइप के शार्क की बात करोगे। मतलब हमारा सेंटेंस शुरू किससे होगा? सी से शुरू होगा, और सी से हो रहा है आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। दो हो गए, मतलब सी और डी तो फिलहाल नहीं होना है, गारंटीड। अब देख रहे हैं एंड किससे हो सकता है, ठीक है ना। तो सी के बाद क्या लगा सकते हो, ठीक। तो हम सी से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए कौन सा कनेक्ट हो रहा है। सी में है इट इज़ ट्रू दैट मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स मस्ट कीप मूविंग इन ऑर्डर टू रिसीव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू देयर गिल्स, ठीक है ना। ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स की बात यहाँ हो गई ना, मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स। अब यहाँ लिखा दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स, तो इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स के बाद दीज टाइप्स ऑफ शार्क्स होगा, ठीक है ना। दीज लगा हुआ है, उसके तुरंत बाद आएगा, तो सी के बाद तुरंत बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, सी के बाद ए। आप पढ़ना चाहो तो पूरा का पूरा हम पढ़ा जरूर दे रहे हैं, आंसर हो गया। वैसे यहाँ लिखा है कि दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम, ठीक है ना, वेंटिलेटर, बिकॉज दे ड्रॉ वाटर इन थ्रू, ठीक है, इन थारो लिखा है, हाँ नहीं, इन थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट आउट थ्रू देयर गिल्स। आगे लिखा है इसमें दे यूज मेथड, दिस मेथड, दे यूज अ मेथड, ठीक, कॉल्ड बक्कल पंपिंग। इस मेथड को कहते हैं बक्कल पंपिंग, इन विच वाटर इज पुल्ड इन, वाटर को इन पुल किया जाता है थ्रू द माउथ और फोर्स्ड आउट थ्रू द गिल्स। यही जो यहाँ पर बात कर रहे थे बी में, ए में वही बात बी में रिपीट कर दी गई है। तो ए के तुरंत बाद बी लग जाएगा। अब ठीक है, उसके बाद लिखा अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स। तो एक टाइप की शार्क वहाँ पर बात कर दी गई, दिस टाइप्स ऑफ शार्क की बात कर दी गई। अब अदर टाइप के शार्क की बात कर रहे हैं तो ये लास्ट में आएगा। क्लियर हो गई, लास्ट में डी है, ठीक है, यही वाला होगा। नेक्स्ट चलिए, अब आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट। 21 से लेकर के 25 तक में आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। अब क्लोज टेस्ट में क्या करें, आप पहले पढ़ लें तभी बेहतर होगा। द वर्क आर्कियोलॉजी, एक वर्ड है आर्कियोलॉजी, हमने वर्क बोल दिया था, सॉरी। द वर्ड आर्कियोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियोस, ग्रीक वर्ड आर्कियोस से आया है ये, विच मीन्स, इसका मतलब होता है एंशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है और स्टार्ट हो रहा है नया यहाँ से। डैश सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग कल्चर्स,
ठीक है ना। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लिविंग कल्चर की स्टडी करते हैं। मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कंसर्न डैश विद द डिस्टेंट पास्ट, ठीक है। तो और उसमें ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका संबंध होता है डिस्टेंट पास्ट का, मतलब बहुत दूर अतीत में सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाते हैं। तो दो विरोधी बातें एक दूसरे के साथ लगा के कह दी गई हैं, ठीक है ना। एक कुछ जो होते हैं ये वाले ग्रुप वाले लिविंग कल्चर को स्टडी करते हैं और दूसरे वाले पास्ट को स्टडी करते हैं। बातों में विरोध है तो 21 की जगह पर क्या लगना चाहिए, दो आल्दो एवेन इफ इवेन दो, विरोध जताने वाला कोई चीज़ लगेगी, ठीक है ना। आगे पीपुल हैव डग, तो लोगों ने खोद डाला है। डैश मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो लोगों ने पुराने मॉन्यूमेंट्स को खोद डाला है। करेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, वहाँ से जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनको निकाल लिया है। फॉर 1000 ईयर्स, मतलब क्या हुआ, हज़ारों सालों से लोग ऐसा करते रहे हैं। फिर आगे कहा है कि डैश दीज पीपुल वर नॉट स्कॉलर्स, हालांकि जिन लोगों ने खुदाई की वो स्कॉलर नहीं थे, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, चोर थे, वो लूटर्स थे और ग्रेव रॉबर्स थे जो कब्रें चुराया करते हैं, कब्रों से कीमती चीज़ें चुराया करते हैं। ये लुकिंग टू मेक मनी, पैसा कमाना इनका चक्कर था, ये लूटने आए थे। डैश अप और डैश अप देयर पर्सनल कलेक्शंस, क्लियर हो गया। चलिए, तो ग्रेव डिगर्स की बात हो रही है। चलो तो पहले हम क्या बढ़ाएं, यहाँ हमने कहा था ना विरोध हो रहा है कि जहाँ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मॉडर्न कल्चर को, लिविंग कल्चर को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहीं कुछ लोग प्राचीन कल्चर को। तो यहाँ पर फिर विरोधाभास में क्या लगाओगे, आल्दो लगाओगे, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, इसमें बी होगा। 21 में आल्दो लगाना है, विरोध के लिए आ रहा है। अब आ जाओ दूसरे में, क्या कह रहे हैं 22 में। तो अधिकांश आर्कियोलॉजिस्ट का कंसर्न क्या होता है, कंसर्न डैश विद डिस्टेंट पास्ट। तो कंसर्न किसके लिए लगा, अब हिमसेल्फ लगाओगे, देमसेल्फ लगाओगे। अब ये तो दोनों तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो कौन है ये जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। तो देखो ये लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट्स, प्लूरल है, आर्कियोलॉजिस्ट प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, देमसेल्फ लगाएंगे, फिर हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनका भी काम हो गया। आगे बढ़िए 23 में आ जाते हैं। 23 ये रहा आपका। तो 23 में क्या लगेगा बच्चा लोगों, 23 में देख लेते हैं। तो क्या किया इन लोगों ने, खोद डाला। तो डग के साथ क्या यूज किया जाता है, अगर आप थोड़े ऊपर नीचे नहीं, कहीं दिया नहीं है ना, खुदाई करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है डिग अप, ठीक है ना। क्या होता है, डिग अप, खुदाई करना। तो यहाँ पे डग लिखा हुआ है, हैव लगा है ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हमें डिग खुदाई करने के लिए डिग के साथ अप लगाना चाहिए। तो 23 में क्या लगेगा, अप लगेगा। अब आ जाओ 24 में। 24 में क्या कह रहे हैं, ये भरना है हमें यहाँ पर, ठीक। तो 24 फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने कब्रों को खोद करके और वहाँ से सोना चांदी जो पा रहे थे उनको चुरा ले गए। तो ये लोग कौन थे, तो ये लोग कोई स्कॉलर नहीं थे बल्कि लूटर थे। तो कॉमनली लगेगा, कॉमनली ये लोग स्कॉलर नहीं थे, कि रेगुलरली ये लोग स्कॉलर नहीं थे, कि सेल्डम ये लोग स्कॉलर नहीं थे, या अक्सर ये लोग स्कॉलर नहीं बल्कि लुटेरे हुआ करते थे। तो ठीक क्या होगा, अक्सर ऐसा हुआ है कि ये खुदाई करने वाले लोग स्कॉलर नहीं, विद्वान नहीं होते थे, बल्कि ये लोग क्या थे, चोर थे, ठीक है ना। अब आ जाओ आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट का फिलर क्या रहा है आपसे। फिर देखो यहाँ अप लगा हुआ है, तो खोदने के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये खोदने के लिए लगा नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी कब्रों की खुदाई के लिए नहीं आया है। लिखा है कि ज़्यादातर लोग लूटर्स थे, ग्रेव रॉबर्स थे, लुकिंग टू मेक मनी, ये ढूंढ रहे थे क्या करने के लिए, मनी मेक करने के लिए, या अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। तो ये मेक मनी है और ये इसके साथ मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। मेक मनी, पैसा कमाना, या डैश ऑफ देयर पर्सनल कलेक्शन, या अपने कलेक्शन को क्या करना था इनको। तो दोनों चीज़ में धन कमाना है। तो पर्सनल कलेक्शन को क्या करोगे, बिल्डअप करोगे। असेंबल के साथ अप लगता नहीं है, ये लगेगा नहीं। क्रिएट के साथ अप नहीं लगता, कंस्ट्रक्ट के साथ अप नहीं लगता है, लेकिन बिल्ड के साथ अप लगता है।
बिल्डअप ये होता है ना निर्माण करना, तो बिल्ड के साथ ही अप लग पाएगा और किसी के साथ लगेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्ड होगा। तो 10 these were 25 questions of our set number 8। तो 8वें सेट के 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर डाले। आप इधर डिस्कशन के साथ अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई शक स्वभाव कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर सून वी विल मीट विद द सेट नंबर 9। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही मिलेंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।